CH99 क्या कहा तुमने? हवस। तुषार पठान से मिलने के लिए होटल रूम नंबर 302 के गेट के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खटखट आते ही उसे पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद किया ही नहीं गया था। तुषार ने दरवाजा हौले से अंदर की तरफ धकेला तो सामने का नजारा देख दंग रह गया। होटल रूम में अयान था, जिसके हाथ में इस वक्त गन थी और उसके गन पॉइंट पर उसके पैरों के पास घुटनों के बाल बैठा एक दधहियल आदमी था, जिसकी उम्र देखने में लगभग 40 से 42 साल लग रही थी और उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो। अगल बगल लगभग 6 बॉडीगार्ड्स भी उस आदमी को निशाना बनाए हुए थे। गेट खुलते ही अयान ने तुषार की तरफ देखा और तुषार एकदम से घबरा गया। कुछ ही सेकंड बाद अयान ने तुषार को देखते हुए आईब्रो उचकाकर कहा, अंडरस्को, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो तुषार, अंदर आओ। तुषार डरते हुए अयान को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अंडरस्को, ये सब हो क्या रहा है? इस पठान के बारे में इस अयान को कैसे पता चला? और ये मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? अब हाथापाई की बारी आ गई है तुषार, अब इन सब को उड़ाना पड़ेगा। मन ही मन सोचते हुए तुषार दरवाजे पर ही खड़ा रह गया और आराम से बोला, अंडरस्को, अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये पठान, तुम इसे कैसे जानते हो? अयान ने सब आदमी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और सबके जाते व्यंग मुस्कुराते हुए अपनी तीखी नजरों से तुषार को देखकर बोला, अंडरस्को, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी तुषार, एकांश सर के कातिल को तुम कैसे जानते हो? और जानते हो तो इससे मिलने और इसे यहाँ से बाहर भेजने के लिए चॉपर का इंतजाम तुमने क्यों किया? बोलो, बता दूं एकांश सर को कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ मिलकर एकांश सर को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो और वो तुम्हारे घटिया प्लान्स हर बार फेल हो जाते हैं। ये सुन तुषार के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीना आने लगा, जिसे रुमाल निकालकर पोंछते हुए तुषार आराम से बोला, तुषार, तू पागल हो गया है। बात ये नहीं है जो तू समझ रहा है। एकांश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो तो पठान से हमें फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने पठान की मदद करने का सोचा। पठान ने कितनी बार हमें गैरकानूनी हथियारों के बदले ड्रग्स और गोल्ड हमारे अलग अलग सेंटर्स पर भेजने में मदद की है। और शायद तुषार आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही अयान ने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा जैसे उसे सब पता है कि तुषार झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। तुषार भी उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गया और चुप हो गया। अयान पठान को एक लात मारते हुए उसे जमीन पर धक्का दे देता है और तुषार की तरफ आकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या तुषार? तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी रात जहां गुजर रही है वहां की एक एक सेकंड की खबर मुझे मिलती है। और तो और वो एजेंट रिया है जिसके पेट पर मैंने खुद गोली मारी थी शिप में। तुम कितने चालाक हो ना तुषार, तुमने उसे बचा लिया। एकांश ओबरॉय को जान से मारने की कोशिश करना आसान काम नहीं था, लेकिन इस पठान की मदद से तुमने ये सब भी कर लिया। और तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? एकांश ओबरॉय एशिया का बिजनेस किंग, जो हाल ही में 1 साल पहले ही इंडिया में शिफ्ट हुआ, उसके गायब होने का पता कोई नहीं लगाएगा? मेरा तो सबसे पहला शक तुम पर ही गया था तुषार, और मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया। एकांश के गायब होने के बाद तुम ओबरॉय मेंशन और उसकी दौलत हथियाने के लिए कुछ पेपर्स पर काव्या ओबरॉय के साइन चाहते थे, ताकि उसके बाद एकांश के सारे लीगल बिजनेस तुम्हारे हाथों में आ जाए। और इल्लीगल के बारे में भी सिर्फ तुम्हें ही पता था। आखिरकार 4 साल से तुम कभी आउट ऑफ टाउन
तो कभी इंडिया में एकांश का हर गैर कानूनी काम से संभालते थे उसके। मैं तो नया नया था, लेकिन एकांश की वजह से मेरे डैड की मौत हुई थी, क्योंकि सिंघानिया से दुश्मनी मेरे डैड की तभी हुई जब उन्होंने एकांश के इल्लीगल कामों में उसका साथ दिया। मैं एकांश की मदद से सिंघानिया से बदला लेना चाहता था, लेकिन एक संच को बचने वाला नहीं है, और अब एकांश को बर्बाद करने में तुम मेरा साथ दोगे। अयान के मुंह से ये सब बातें सुन तुषार अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, अंडस्को, तो तुम ये सब मुझसे इतना लेट क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें एकांश को बर्बाद करने में मेरी मदद चाहिए थी तो पहले ही बता देते। अयान डेविल स्माइल करते हुए तुषार से बोला, कैसे बोल देता तुषार? उसे वक्त तुम मेरी बात पर यकीन करते नहीं करते क्या पता था? आज तुम्हारी कमजोरी पठान मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पठान को छोड़ दूंगा, इस शर्त पर कि वो एकांश को जाकर सब कुछ बता दे, उस सबूत के साथ जो कि इस वक्त मैंने इससे छीन लिए हैं। वो सबूत काफी है एकांश को तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए। तुषार आंखें बड़ी करके अयान को घूरते हुए बोला, अंडस्को, तुम मुझे सरासर धमकी दे रहे हो अयान? अयान टेढ़ी स्माइल के साथ तुषार से बोला, अंडस्को, क्योंकि सीधे सीधे तुम मेरी बात मानोगे नहीं तुषार। ट्रस्ट मी, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम एकांश को एक हफ्ते के अंदर बर्बाद कर सकते हैं। एकांश की अगली इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ होने वाली है ये मुझे पता है तुषार, और वहाँ कैसे हम बवाल मचा सकते हैं ये भी सोच लिया है मैंने। एकांश अपनी बीवी के साथ हनीमून पैकेज पर जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने का मकसद उसका कुछ और भी है। बस किसी तरह तुम मेरा साथ दो तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे वो दोबारा इंडिया वापस आ ही नहीं पाएगा। और वैसे भी तो तुम्हारी माशूका रिया ने तुम्हें मुझे लाइन पर लाने को कहा था ताकि तुम लोग अपने प्लान में कामयाब हो सको। यकीन मानो तुषार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिया लीगल तरीके से एकांश को बर्बाद करना जो चाहती है वैसा 1% भी पॉसिबल नहीं है। एकांश की पावर अभी हम लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे जिससे एकांश को अपनी पावर इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। तभी तुषार चौंकते हुए अयान से पूछने लगा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता कि रिया ने तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ कहा था? अयान टेढ़ी मुस्कान के साथ तुषार से बोला, अंडस्को, कैसी बात करते हो तुषार? तुम्हें क्या लगता है एक एक पल की खबर तुम्हारी रखने वाला मैं इतनी सी बात पता नहीं लगा पाऊंगा? तुम्हारे घर में वो मेड है ना, अगोबाई बोलने वाली, उसे मैंने ही तो भेजा है, खास तुम्हारी गर्लफ्रेंड की खातिरदारी करने के लिए। रिया को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। गलती से प्रेशर में आकर मैंने उसे गोली मार दी। मेरा कोई खास इंटेंशन नहीं रहता लड़कियों को जान से मारने का। इधर अनिका एकांश के साथ रूम में बिल्कुल अकेली थी। एकांश ने वो फोटो फ्रेम तोड़ दी थी जिसमें आरव और अनिका एक साथ थे। ये देख अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया एकांश पर। अनिका फर्श पर पड़े कांच को साफ करने के लिए नीचे बैठी थी। तभी एकांश जो अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था और उसे ही देख रहा था, वो अनिका को रोकते हुए बोला, अंडस्को, शीशे में हाथ मत लगाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। अनिका कांच की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक गई और गर्दन टेढ़ी करके एकांश को देखते हुए बोली, अंडस्को, तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी? और सारे फ्रेम तोड़ दो जिसमें आरव मेरे साथ है, सब मैं अपने हाथों से उठाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड अब मेरे पास नहीं है, और जो उसकी निशानियां जो मेरे पास थी, तुम उसे भी बर्बाद किए जा रहे हो। आह, कितनी बदनसीब हूं मैं, जो तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया। अनिका ने जल्दी से कांच में अपना हाथ लगा दिया और एक एक करके टुकड़े उठाने लगी।
तभी अचानक उसके हाथ में एक कांच के टुकड़े का सिरा लग गया, जिसकी वजह से अनिका के हाथ से खून बहने लगा और उसके मुंह से आह निकल गई। वो जोर से अपना हाथ झटकने लगी। तभी एकांश एकदम से अनिका की बांह पकड़ उसे खड़ा कर अपने बिल्कुल सामने कर लेता है और अनिका का हाथ देखने लगा। अनिका के हाथ से खून बहना शुरू हो गया था। कटे हुए जख्म पर एकांश ने अपनी उंगली रख जोर से दबा दिया। आह! अनिका ने जोर से आह भरती हुई एक नज़र अपने हाथ को देखकर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वही एकांश अनिका को खींचते हुए बेड पर ले जाकर बैठा देता है और फिर अनिका से पूछा, अंडस्को फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? अनीका ने अब तक आंखें खोल ली थी और वो दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बेवजह ही फर्श को देखते हुए बोली, अंडस्को मुझे नहीं पता और छोड़ो मेरा हाथ। तभी एकांश ने एक हाथ से अनिका के हाथ को होल्ड किए हुए ही दूसरे हाथ से अनिका के जबड़े को पकड़ झटके से उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उसकी आंखों में गहराई तक घूरते हुए बोला, अंडस्को कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तुम्हारी। कुछ दिन तुमसे प्यार से बात कर ली तो तुम तो मेरे सिर चढ़कर नाचने लगी। शायद तुम भूल गई हो एकांश ओबरॉय का तुम्हें ट्रीट करने का पहले कैसा तरीका था। अब फिर से तुम्हारे साथ उसी अंदाज में पेश आना पड़ेगा। अब जल्दी बताओ फर्स्ट एड किट कहाँ है, वरना इसी वक्त तुम्हें यहाँ से ले ओबरॉय मैंशन ले जाऊंगा मैं, और वहाँ तुम पुराना एकांश ओबरॉय देखोगी जो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाता है, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती से। तुम समझ रही हो ना वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा? वाइल्ड रोमांस एंड ऑल। अनिका के दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। उसके अंदर एकांश की बातों से अजीब सी दहशत आ गई और वो जल्दी से एकांश को देखते हुए बोली, अंडस्को फर्स्ट एड बॉक्स बगल वाली ड्रॉ में है, बेड के बगल के नीचे ड्रॉ में देखो। एकांश ने अनिका के बताए हुए ड्रॉ में देखा तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। उसने जल्दी से ऑइंटमेंट लगाकर अनिका की पट्टी की और उसे पट्टी को बांधने लगा। अनिका मुंह बनाए एकांश को ही कब से देखे जा रही थी। ड्रेसिंग का प्रोसेस पूरा करने के बाद एकांश ने फर्स्ट एड बॉक्स सामने के टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को हो गई तुम्हारी मरहम पट्टी, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। अनिका आंखें बड़ी करके एकांश को देख चौंकते हुए बोली, अंडस्को सिर्फ 1 घंटा? अभी तो हम आए हैं और तुम्हें कहीं जाना है तो खुद चले जाओ ना, मुझे आज रात भी यही रहना है। ये सुन एकांश अनिका की आंखों में घूरते हुए बोला, अंडस्को रियली? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा? अनिका, अंडस्को हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ रहूंगी रहूंगी रहूंगी, आज रात रहूंगी, पूरी रात रहूंगी। और तुम यहाँ से जा रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम अपने ओबरॉय मैंशन में जाओ और एक दिन मुझे चैन से मेरे माथुर मैंशन में जीने दो। और सुनो, तुम मुझे बार बार अपने पुराने एकांश ओबरॉय वाले रूप में आने की धमकी देकर डरा नहीं सकते, क्योंकि तुम अब भी बदले नहीं हो। तुम आज भी एक नंबर के ठरकी हो, ठरकी। और मुझे सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। और अनिका आगे कुछ बोलती तभी एकांश सर्द आवाज में बीच में बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? हवस? आगे जारी है। CH100 अब आज तो वो मेरी बैंड बजा देगा। एंड इम्पोर्टेंट नोट। क्या कहा तुमने? हवस? एकांश ने अनिका को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में अनिका से पूछा, अंडस्को। तभी अनिका, जिसकी जबान कैंची की तरह इस वक्त एकांश के सामने चल रही थी, वो बोली, अंडस्को हाँ हाँ, जब देखो मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हो। ऐसा तो सिर्फ हवस के पुजारी ही करते हैं। अनिका की बात सुन एकांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वो पूरी इंटेंसिटी के साथ अनिका को देखते हुए बोला, अंडस्को
रियली? बट मैं किसी का पुजारी नहीं हूँ। अब क्या करूँ? जब तुम्हें देखकर मेरे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं आते तो? अनिका मुंह बनाते हुए एकांश को देखकर बोली, अंडरस्को, तुम्हारे हार्मोन्स के चक्कर में तुमने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, तुम्हें पता भी है। बिल्कुल बेफिक्र जिंदगी जीती थी मैं। अपने मामू के एसाइलम जाती थी, वहाँ पेशेंट्स की सेवा करती थी, अपनी मॉम का सपना पूरा करना चाहती थी और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती थी। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैं 3 टेस्ट में फेल हो चुकी हूँ। एसाइलम तो जाना ही भूल गई हूँ और आगे सिक्साइट्रिस्ट बनने का मेरा सपना तो राम जाने पूरा होगा भी कि नहीं। एकांश सर्द आंखों से अनीका के चेहरे को देखकर अपनी उंगलियां उसके चेहरे की तरफ लाते हुए, उसके माथे से होते हुए उसके चेहरे के किनारों तक उंगलियां चलाने लगा और बड़े प्यार से बोला, अंडरस्को, कितनी टेंशन है मेरी स्वीट हॉट की लाइफ में। इसलिए तो तुम्हें हनीमून पर लेकर जा रहा हूँ, ताकि वहाँ तुम अच्छे से चिल कर सको और वापस आकर अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर लेना। ज्यादा परेशान नहीं करूँगा तुम्हें। अनिका आइज रोल करते हुए इरिटेट हुए चेहरे साथ एकांश से बोली, अंडरस्को, मतलब तुम हनीमून का प्लान कैंसिल नहीं करोगे? एकांश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनीका के चेहरे को देखते हुए बोला, अंडरस्को, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि प्लान कैंसिल हो जाएगा? और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस बार तुमने जाने में कोई ड्रामा किया, तो उसी हनीमून प्लान के बाद डायरेक्ट एक और हनीमून प्लान कर लूंगा मैं। और फिर क्या पता हम इंडिया दोबारा वापस आया ना आए। अनिका आंखें बड़ी करते हुए एकांश से बोली, क्या मतलब? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एकांश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, अंडरस्को, नो स्वीट हार्ट, बस छोटी सी वार्निंग दे रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसीलिए तुमसे बात मानवाता रहता हूँ। अनीका टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए एकांश की कॉपी करते हुए दोबारा बोली, अंडरस्को, बात मनवाता हूँ, आए बड़े। अनिका आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही अनिका के रूम का दरवाजा नॉक हुआ। अनिका दरवाजे की तरफ देखने लगी और एकांश अभी भी अनिका के चेहरे को देख रहा था। तभी अनिका जल्दी से बेड पर से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को, क्या यार, इस घर में किसी को दरवाजा नॉक करके आने की कब से जरूरत पड़ गई? तभी दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आई, अंडरस्को, जब से आपने शादी कर ली जाने मन, अब तो आपकी प्राइवेसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? अनिका पूरी एक्साइटमेंट के साथ दरवाजे के पास जाते हुए बोली, अंडरस्को, बिन्नी कमिनी, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अनिका दरवाजा खोलकर सामने बिन्नी की बाह पकड़ उसे कमरे के अंदर खींचते हुए जोर से उसे गले लगाकर बोली, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। लेकिन अनिका आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही बिन्नी ने उसकी बात काटते हुए उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को देखकर कहा, अंडरस्को, लेकिन यही ना कि तू जीजू के साथ यहाँ भी बिजी हो गई थी और मुझे फोन करना भूल गई। लेकिन मेरी होने वाली सासू माना बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने मुझे एक कॉल लगाया और मैं अपनी स्कूटी लेकर आ गई तेरे घर। आने का खुशी से बिन्नी से बोली, अंडरस्को, तूने अपनी स्कूटी सही करवा ली? बिन्नी शैतानी मुस्कान के साथ अनिका से बोली, अंडरस्को, वो स्कूटी खराब हुई ही कब थी? वो तो तेरे भाई के चक्कर में मैंने नाटक किया था, ये सोचकर कि जब उसे पता चलेगा कि मेरी स्कूटी खराब है तो वो खुद ही मुझे ड्रॉप करने के लिए अपनी बाइक लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा और देख, अब तो ज्यादातर वो ही मुझे अपनी बाइक से घर छोड़कर ही वापस आता है। बिन्नी की बात सुन अनीका शॉक हो गई और वो बिन्नी के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, अंडरस्को, क्या शैतानी दिमाग है तेरा यार, माइंड ब्लोइंग। मेरे भाई की अच्छी आदतों का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है तू। वो तेरी हेल्प कर रहे हैं और तू? बिन्नी तिरछी मुस्कुराहट के साथ
अनिका से बोली अंडस्को, अब तेरा भाई सीधे सीधे तो पटेगा नहीं, उसके साथ ऐसे ही बाइक पर घूमूंगी, मेरे मोहल्ले की 2-4 आंटियां देखेंगी और मेरी मम्मी को चुगली लगाएगी। तभी तो मेरी मम्मी तेरे घर तेरे भाई का हाथ मांगने आएंगी मेरे लिए। अनीका आंखें बड़ी करके बिन्नी को देखते हुए न में अपना सिर हिलाकर बोली अंडस्को, कसम से तू ना कभी नहीं सुधरेगी। मेरे भाई की जान तुझसे कभी नहीं छूटने वाली। बिन्नी दांत दिखाते हुए अनीका से बोली अंडस्को, मेरे मरते दम तक भी तेरा भाई चैन की सांस नहीं ले सकता। मरने के बाद भी ना, उसकी भूत प्रियतमा बनकर उसे सताऊंगी मैं। वैसे मुझे लगा वो तेरा घर की पति इसी कमरे में होगा, इसलिए डोर नॉक किया था, मगर अच्छा है वो तो यहाँ है ही नहीं। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी देखी थी, मैंने तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन अब तो हम दोनों उसकी खुलकर बुराई कर सकते हैं। चल जल्दी बता, शादी के बाद भी वो तेरे साथ रोमांस करता है या फिर बाकी पतियों की तरह उसका भी मन भर गया। बिन्नी अनीका को ही देखते हुए सीधा उससे ये सब पूछ रही थी। उसे खबर ही नहीं थी कि एकांश बेड पर कमरे में ही बैठा हुआ था। और अनीका के तो तोते उड़ गए। वो हकलाते हुए बिन्नी से बोली, अंडस्को, पागल है क्या तू? क्या क्या पूछे जा रही है? तभी बिन्नी अनिका की दोनों बाह पकड़ते हुए उसे गोल गोल घुमाते हुए बोली अंडस्को, अरे यार छुपा मत, सब कुछ बता दे, आगे चलकर ये सब मेरे भी काम आने वाला है। और गोल गोल अनिका घुमाते हुए उसकी नज़र सीधा एकांश पर जा पड़ी, जो कि इस वक्त उसे ही घूर रहा था। एकांश बेड पर से खड़ा होकर बिन्नी के पास उसके सामने आकर एक नज़र उसे देखते हुए अनिका के सामने आ खड़ा हुआ। अनिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वही बिन्नी तो बिल्कुल सुन्न पड़ गई एकांश को देखकर। अनिका को लगा कि अब तो एकांश न जाने उससे क्या ही बोलेगा, लेकिन एकांश अनिका से अपनी नजरें हटाते हुए उसके बगल से दरवाजे की तरफ चला गया और जाते वक्त एक कदम रुककर बिना अनिका को बिना देखे बोला, अंडस्को, 1 घंटे में निकालना है हमें, वापस आऊंगा तुम्हें लेने। इतना कहकर एकांश वहां से चला गया। वही बिन्नी और अनिका एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ सेकंड्स मिनट यूं ही खड़े रहने के बाद बिन्नी अनिका को आंखें दिखाते हुए बोली, अंडस्को, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तेरा पति यहीं पर था। अनिका ने बिन्नी को जवाब दिया, अंडस्को, तू अकल की आंधी तो थी, ये मुझे पता था, लेकिन आंखों की आंधी कब से हो गई। इस कमरे में तुझे एकांश दिखाई नहीं दिया और धड़ाधड़ तू मुझे ही देखकर सब कुछ बोले जा रही थी। मुझे क्या पता था तू इतना सब कुछ बोल देगी। जो भी हो, अब तो तूने मुझे अच्छे से फंसा दिया। जिस तरीके से एकांश मुझे घुर कर गया है ना, मुझे पक्का पता है आज आज मेरी बैंड बजा देगा। इधर तुषार रिया के पास पहुंचा और उसने अयान के बारे में रिया को सारी बातें बता दी। ये सब जान रिया को कुछ सही नहीं लगा और वो तुषार से चौंकते हुए बोली, अंडस्को, लेकिन तुषार, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही इजीली हो रहा है? मेरा मतलब है, अच्छी बात है आरव भी हमारे जैसे अपने एकांश से बदला लेना चाहता है और उसके पास रीजन है, बस फिर भी न जाने क्यों मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं पठान तुम्हारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? अयान को अपने साथ लेकर तुषार गहरी सांस लेकर रिया की दोनों बाहों को अपने हाथ से पकड़ते हुए स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोला, रिया, रिया, पहले तो तुम्हें ये सब इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था, और देखो ना, इसी में तुम्हारी जान भी जाते जाते रह गई। और तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है। अगर तुम नहीं बचती तो ये सब नामुमकिन भी तो हो जाता ना। तुम बच गई और तुम्हें भगवान ने रास्ता दिया है एकांश से बदला लेने का, तो तुम्हें इतना आसान क्यों लग रहा है सब कुछ?
बहुत सह लिया है तुमने अपने बदले के चक्कर में। अब भगवान भी चाहते हैं कि तुम मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी जियो, इसलिए वो सब मैटर खत्म कर देना चाहते हैं। और अयान को उन्होंने एक फरिश्ता बनकर तुम्हारी जिंदगी में भेजा है। मेरा क्या है, मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, ताकि इस बदले के पूरे होने के बाद एट लिस्ट तुम राहुल को भुलाकर मेरे साथ अपनी लाइफ तो जी सकोगी। ट्रस्ट में रिया, अयान भरोसे वाला लड़का है, वो ऐसे ही मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसके सामने तो पठान भी मुंह नहीं खोल रहा था। क्रूल में उसने मजबूरी में तुम पर गोली चलाई थी। अगर वो तुम पर गोली नहीं चलाता तो कैसे एकांश को यकीन होता कि ये उसके लिए लॉयल है। और इस बात के लिए अयान ने तुमसे माफी भी मांगी है। रिया गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए अपना सिर झटक कर बोली, अंडरस्को, ठीक है तुषार, जो भी करो सोच समझ कर करो। एकांश को तुम्हारे इस धोखे के बारे में एकांश को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। मैं एक बार राहुल को खो चुकी हूँ, दूसरी बार तुम्हें खरोंच आते भी नहीं देख सकती। काश मेरी हालत ऐसी होती कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ भाग कर पाती, तब तो मैं बहुत जल्दी इन सब मैटर सॉल्व कर देती। यहाँ बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा है मेरा। तुषार रिया को रिलैक्स करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर उसकी आंखों में इंटेंसिटी से झांकते हुए बोला, अंडरस्को, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो रिया, मेरी सांसों में घुल जाओ। तुषार ने अपने होठ रिया की तरफ बढ़ा दिए। रिया भी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए तुषार को महसूस करने के लिए तैयार थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों के होठ आपस में जुड़ गए और दोनों एक दूसरे को पेशनली किस करने लगे। रिया ने इस वक्त लाइट पिंक कलर का हाफ जिम ब्रा और लोअर पहना हुआ था। तुषार रिया के ब्रा के ऊपर किस करते हुए अपने हाथ चलाते हुए रिया की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करने लगा और रिया भी तुषार का कॉलर दोनों हाथ से पकड़ उसकी किस में गहराई से साथ दे रही थी। आगे जारी है। आप लोगों से एक बात कहनी थी मुझे। आज सुबह ही मेरे दिमाग में इस स्टोरी के नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल आया है, जहां एकांश अनीका, वीर बिन्नी, शरारत अयान और आरव के भी बच्चों के साथ लव स्टोरी शुरू की जाए। वैसे तो यहाँ एकांश और अनीका ही एक हो पाए हैं अभी तक, और कहानी नेक्स्ट जनरेशन तक जाने में बहुत वक्त है, बहुत कुछ होना है अभी तो मैं सोच रही हूँ यू आर ओनली माई स्वीट हार्ट सेशन 2 के नाम से एक और बुक शुरू कर दूँ क्या, ताकि जिस अगली पीढ़ी को लिखने के लिए मैं मरी जा रही हूँ उसे लिखने के लिए मुझे वेट न करना पड़े और साथ में ये स्टोरी भी चलती रहें। या फिर थोड़ा वेट करूं और इसी बुक में सभी पीढ़ियों को दिखाऊं। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं सुबह से। अब आप सब भी सोच के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि एकांश के बेटे युग ओब्रॉय और मीरा अग्निहोत्री की कहानी आप इसी बुक में पढ़ने के लिए वेट करेंगे या दूसरी भी शुरू कर दूं। डू कमेंट यारो।